बहुत बड़ा वेलकम, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर विभा कृष्णमूर्ति। वो मेरे फ्रेंड भी है और फ्रेंड के अलावा ये फील्ड में बहुत जाने माने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है। उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। वो बच्चों और डिसेबिलिटीज़ के साथ और फैमिलीज़ के साथ काम करते हैं इंडिया में। वो उन्होंने उनका ट्रेनिंग पीडियाट्रिक्स के अंदर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बॉस्टन से किया है। उन्होंने उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो है वो 2001 में शुरू किया था और उधर उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उम्मीद इंडिया के एंड आई शुड से कि इंडिया और इवन इंटरनेशनली नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो और उनके डिसेबिलिटीज और फैमिलीज के साथ काम करता है और वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा डॉक्टर विभा कृष्णमूर्ति के बारे में बताऊंगी कि वो यूनिसेफ और WHO के पैनल में एक्सपर्ट है, इंडिया और जेनीवा दोनों में से। वो अर्ली चाइल्डहुड डिसेबिलिटी और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और चाइल्डहुड डिसेबिलिटी के लिए। विभा एक टेड टॉक के स्पीकर भी है और बहुत गर्व से मैं बोल सकती हूँ कि वी आर रियली एक्साइटेड कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आज है। सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू विभा एंड विभा यू कैन स्टार्ट। गुड आफ्टरनून सबको और आपके साथ बात करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं अकेले ना बात करूं और वाइष्टा और फातिमा के जो एक्सपीरियंस है वो मेरे एक्सपीरियंस के साथ जुड़ के आपके साथ चर्चा करें। और मैं जानती हूँ जिस चीज को हम लोग कलेक्टिव विजडम बोलते हैं कि सब मिलके जो हमारी जानकारी है और हमारा अनुभव है उसके साथ हमको और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस 1 घंटे के दौरान में मैं भी आपसे सीखूंगी। मैं 3 भाषाएं अच्छे से बोल लेती हूँ, इंग्लिश, हिंदी और तमिल। तो इन तीनों में अगर आप मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं और जवाब चाहते हैं तो मैं कर सकती हूँ। मराठी में समझ लेती हूँ लेकिन जवाब मैं हिंदी में दूंगी अगर किसी ने मराठी में पूछा तो। मैं माफी चाहती हूँ, मैंने स्लाइड्स सारे इंग्लिश में बनाए हैं और मैं स्लाइड्स बड़ी खुशी से बाद में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आपको ऐसे कोई नोट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मैं स्लाइड्स को वाइष्टा के साथ शेयर करूंगी जो कि आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और उसी के साथ हम आज शुरू करते हैं। तो इस चीज से मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि कोई भी दुनिया में कोई परफेक्ट बच्चा नहीं है, कोई परफेक्ट माँ या बाप नहीं है और कोई परफेक्ट फैमिली नहीं है। मेरी भी फैमिली परफेक्ट नहीं है और आपकी भी नहीं। मेरे एक दोस्त है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश बलसेकर, जिन्होंने मुझे एक बारी एक चीज बताई थी जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई भी फैमिली की जिंदगी एकदम परफेक्ट लग रही है, उसका एक ही मतलब है और वो ये है कि आप उस फैमिली को इतनी अच्छी तरह जानते नहीं। क्योंकि अगर हम करीब जाके देखें तो सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ चीज है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चर्चा के दौरान कई बार आपको ऐसे लगेगा कि ये चीज मैंने नहीं किया या ये चीज करना चाहिए था, अरे मेरा बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे कुछ नहीं है, सबके बच्चे कोई ना कोई चीज करते हैं, ना करते हैं और हर कोई पेरेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। आप यहाँ पे हमारे साथ शामिल हैं। वही हर कोई पेरेंट से एक स्टेप आगे है, आप एक कदम बढ़ के हैं कि आप अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं और एक समूह में शामिल होना चाहते हैं। तो लेट अस बिगिन विद दैट। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2-3 मिनट के लिए अगर आप में से कुछ लोग इधर या तो चैट में या अपने आप को अनम्यूट करके
मुझे बता सकते हैं कि क्या आप आज खास कोई उम्मीद लेके आए हैं कि इस चीज के बारे में मुझे जरूर जानकारी लेके जाना है ताकि मैं ये चीज छोड़ ना दूं? तो would people like to add what hopes do you have for today's discussion? कि आज इस चर्चा में, इस बातचीत में आप किस चीज को खास करके लेके जाना चाहते हैं, किस चीज के बारे में खास करके जानकारी चाहते हैं? हेलो बोलिए। जी, मैं अस्मा हूँ, मेरा नाम अस्मा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे घर का माहौल हिंदी का है जी। पर मैंने मेरे बेटे को इंग्लिश मीडियम में डाला है, तो क्या वो बच्चा कर पाएगा? थैंक यू ये बताने के लिए। मैं नोट डाउन कर रही हूँ साथ साथ, ताकि इसका मैं जवाब टॉक के दौरान जरूर दूँ। विभा, एक प्रश्न है। हाँ जी। बच्चे जिद क्यों करते हैं? ओके। और कोई? और एक है कि हाउ कैन वी गिव आवर बेस्ट टू टीच आवर चाइल्ड एट होम? हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैं चैताली हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरी बेटी 4 इयर्स की हो गई है अभी। तो वो मतलब नॉर्मल एक्टिव बच्चों की तरह बहुत कूदती वगैरह है, सब है। वो मशीन का ध्यान भी उतना ही रखती है अपने कॉकलियर इम्प्लांट का, लेकिन ये लगता है कि फिर उसको कैसे समझाया जाए कि ठीक है उसके एज के हिसाब से वो तो एक्टिव है, लेकिन फिर मशीन के लिए वगैरह कैसे उसको हैंडल करना चाहिए? यानी कि उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए क्या कि मतलब उसको कैसे समझाए कि मशीन, मतलब उसको पता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है वगैरह, उसका ध्यान भी रखती है, लेकिन फिर वो बेड पे कूदते हुए, फिर हम लोगों को डर लगता है कि बेड बैक पे उसका हेड बैंग ना हो जाए। फिर उस टाइम पे हम लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन फिर ऐसा लगता है उस एज के लिए फिर उसे क्या पता है कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं, उसके हिसाब से शी इज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। तो फिर ऐसे में कैसे हैंडल करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने, इसकी भी हम जरूर चर्चा करेंगे। थैंक यू। विभा, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। बच्चे बार बार क्यों रोते हैं अपनी बात मनवाने के लिए? फिर ask different therapies and for how long to continue. Different. I would also. Sorry, I would like to ask a question on basically, I don't know if it's going to get covered, but if it can be, so what to do when children have, a lot of temper tantrums? So how do you deal with the temper tantrums and get them on the right, course correction basically? Okay. एक और प्रश्न है विभा, मेरी बेटी का स्टडीज में फोकस नहीं है और जल्दी भूल जाती है, कुछ भी बात ध्यान पर नहीं देती. Okay. Then one more, why children cannot concentrate? All great questions. Thank you for these questions. Can you hear me? Yeah. I have a question. So my daughter is 3.5. She was diagnosed with GDD and she's bilaterally cochlear implanted. So I don't know if you will cover that, but she's undergoing different therapies. What is the kind of therapy do you think which will have maximum benefit for her? And what do you think, so I just wanted to put it there, if you can cover it in the talk maybe. So you're not alone, and Mr. Gupta, and I will discuss that in the end when we do Q&A. In case I forget, please remind me. We will definitely bring that up. You're certainly not alone. There are, I think, more parents here whose children will have other delays also. Yeah. Thank you. Okay. So with that, we will start. मैं शुरुआत करती हूँ. और ये सब ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं और मैं चाहूंगी कि हम सब कुछ आज कवर कर ले. हाँ जी, बोलिए. नमस्ते मैम, मैं अर्नव चिंचोलकर की मम्मा बात कर रही हूँ. मेरा बच्चा 2.25 साल का है. सुनाई दे रहा है. हाँ, तो वो क्या है, कुछ कुछ वर्ड बोलता है और 8-10 दिन बाद वही वर्ड भूल जाता है, जैसे कि मम्मा, पापा, बहुत सारे वर्ड बोलता है ना.
लेकिन वो कुछ दिन बाद वो भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसकी भी हम इस पे भी हम टच अपॉन something that Fatima and Vaishta can also respond to, बाद में वो बता सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं और जैसे जैसे लास्ट में अपने प्रश्न लिखते जाइए चैट पे और हम एंड में जरूर डिस्कस करेंगे। सो हम ये क्यों जरूरी है कि हम बच्चे के विकास के लक्षण की हम पहचान करें? हमें ये जानने की जरूरत क्यों है कि बच्चे किस उम्र पे क्या बोलते हैं, क्या कैसे चलते हैं, क्या जानकारी होनी चाहिए? ये इसलिए कि एक कहावत है कि अगर हमें मंजिल पता नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा जब हम वहां पहुंच गए हैं, राइट? तो अगर हम चाहते हैं कि हम बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, पेरेंट के तौर पे हम बच्चे की मदद कर रहे हैं, तो अगर हमारे लिए कोई मंजिल हो, कोई मकसद हो, हम जानते हैं कि इसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो फिर हमें किसी चीज की तरफ जाने की मार्गदर्शिका हो जाती है। हमें एक रास्ता पता चलता है, हाँ यहाँ पे इस तरफ मैं चल रही हूँ और ये मंजिल पे हम पहुंच गए, तो अगला मंजिल क्या है उसकी भी जानकारी होने की जरूरत है। और बाय चांस अगर हमें लगे कि ये मंजिल हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये जल्द से जल्द पहचान के अगर हम अपने बच्चों को मदद करेंगे तो साइंस में, रिसर्च में ये बहुत ही क्लियरली ये पता चला है कि जितनी जल्दी हम ये देरी को पहचाने और जितनी जल्दी हम बच्चे की मदद करें, उतनी जल्दी बच्चे की फायदा होती है, उसके विकास में फायदा होता है और आगे चल के बच्चे को बहुत फायदा होता है। और आप जानते हैं कि बच्चे की जानकारी सबसे अच्छी तरह केवल माँ बाप की होती है या साथ में रहने वालों की होती है। तो इसीलिए जल्द से जल्द पहचानने का जो लक्षण है हमारा, वो केवल आप कर सकते हैं। तो इनफैक्ट इवन हियरिंग लॉस के बारे में हमें इतनी जानकारी है। रिसर्च शोज that always it is the parent who identifies it first. पेरेंट्स सबसे पहले पहचानते हैं, उसके बाद टीचर्स या डे केयर प्रोवाइडर्स, उसके बाद अदर फैमिली मेंबर्स, उसके बाद टीचर्स एंड डे केयर प्रोवाइडर्स, और फोर्थ इन द लिस्ट आर डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स एक्चुअली इतनी जल्दी नहीं पहचानते हैं जितने कि पेरेंट्स पहचानते हैं। तो ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है, ये विकास के हर क्षेत्र में सही है ये बात। तो जब हम बाल विकास के बारे में बात करते हैं तो बाल विकास कई क्षेत्रों में होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बाल विकास जो है एक सीक्वेंस में होता है, एक के बाद एक। मेरा मतलब क्या है कि बच्चे शब्द बोलने से पहले वाक्य नहीं बोलते हैं, चलने से पहले बैठने से पहले खड़े नहीं होते हैं। तो ये हमें जानना जरूरी है कि इसका सीक्वेंस क्या है, एक के बाद एक क्या होता है। हर बच्चे में थोड़ा बहुत फर्क रहता है, लेकिन आखिर में ये जो सीक्वेंस है, ये एक के बाद एक जो होता है, उसमें फर्क नहीं रहता है। लेकिन हर बच्चे में एक आध महीने की या 2-3 महीने की फर्क हो सकती है, एक बच्चे से लेके दूसरे बच्चे। तो विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कुछ तो हमें बहुत आसानी से दिखते हैं कि जैसे बच्चा अपने शरीर को कैसे हिला रहा है, चलता कैसे है, दौड़ता कैसे है, बॉल कैसे पकड़ता है, उसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। मोटर यानी कि चलने फिरने की जो क्षमता है, उसको हम मोटर बोलते हैं। ग्रॉस मोटर उसको जो बड़ी हरकतें रहती हैं, और छोटी हरकतें जो रहती हैं, हाथ की जो छोटी हरकतें रहती हैं, उसको हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। तो वो जो चीज है, हमको साफ जाहिर रहता है कि अच्छा अभी बच्चा पेंसिल पकड़ रहा है, छोटी सी चीज हाथ में ले रहा है, मुंह में डाल रहा है, और ये चीज हमें अच्छे से पता चलता है। फिर रहती है भाषा, इसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। फिर सोशल एंड इमोशनल, यानी कि मेल जोल और भावनात्मक जो उसकी क्षमता है, उसके बारे में। और ये हमें ये कैसे पता चलता है कि दूसरे लोगों के साथ बच्चा कैसे मेल जोल कर रहा है, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो। फिर रही हमारी बात खेल की।
खेल से हमें बहुत कुछ पता चलता है, तो खेल पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि खेल के जरिए हमें पता चलता है कि भाषा को छोड़ के बच्चा देख के कैसे समझता है, जिसको हम विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि देख के अपने तकलीफों का, प्रॉब्लम्स का कैसे हल निकालता है बच्चा। जैसे कि सपोजिंग कोई चीज ऊंचे शेल्फ पे रखी हो, हालांकि बच्चा बोल नहीं सकता है, बोल नहीं पाता है कि मुझे वो चीज चाहिए, अगर वो एक कुर्सी, उसके ऊपर एक स्टूल रख के उसके ऊपर चढ़ के वो चीज निकाल सकता है, तो हमें ये पता है कि बच्चे की दिमागी क्षमता इतनी है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, राइट। फिर रही बात सेल्फ हेल्प स्किल्स, यानी कि अपने रोजमर्रे की जिंदगी में बच्चा अपना ख्याल कैसे रखता है, क्या वो खुद का खाना खा सकता है, क्या वो कपड़े बदलने में मदद करता है, क्या अपने जूते पहन सकता है, तो इन चीजों में टॉयलेट जा सकता है, हाथ धो सकती है, तो ये इन चीजों को हम सेल्फ हेल्प स्किल्स कहते हैं। आज हमारी फोकस रहेगी खास करके इन तीनों पे, भाषा, सोशल यानी कि मेलजोल, और खेल के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। और बाकी चीजों के बारे में अगर आपको पूरे लिस्ट की जरूरत है कि किस उम्र पे कौन सी चीज होती है, तो नीचे मैंने एक वेबसाइट दिया है CDC के, अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, CDC जो है, उसमें एक स्टैंडर्ड लिस्ट है माइलस्टोन्स की, उसको आप देख सकते हैं, उसमें पूरी लिस्ट बनी हुई है। अगर किसी को हिंदी में चाहिए तो हमारे पास हिंदी में भी है, वो उम्मीद से मैं आपको दिला सकती हूँ। सो लेट अस टॉक फर्स्ट अबाउट कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। कम्युनिकेशन यानी कि संचार, ये चीज क्या है? संचार हम उस चीज को बोलते हैं जब हम एक दूसरे के साथ कोई आइडियाज यानी कि कोई ख्याल एक दूसरे से हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, कि मैं आपको कोई चीज बताना चाहती हूँ और आप मुझसे कोई चीज बताना चाहते हैं। ये हम ईमेल के जरिए कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं, बातचीत के जरिए कर सकते हैं, राइट। अभी भाषा क्या है? भाषा एक सोशल चीज है, यानी कि हमारे समूह में एक तरीके की सिस्टम रहती है जिसके जरिए हम हमारे ख्यालात एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। वो सिस्टम हमारी साइंस की हो सकती है, बोलती की हो सकती है, तरह तरह की हो सकती है, लेकिन वो पूरे समूह में एक समान रहता है, राइट, कि हम सब लोग कोई ना कोई भाषा बोलते हैं। अब भाषा के भी दो हिस्से रहते हैं, एक तो हमारी बोलती रहती है जिसे हम वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं या स्पीच बोलते हैं, लेकिन एक और बहुत ही जरूरी हिस्सा है जिसको हम नॉन वर्बल यानी कि बिन बोलती के जो भाषा है उसको हम नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। इसमें मैं थोड़ा जोर लगाना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे बच्चा 1-1.5 साल तक तो बोलता नहीं है, तो वो कैसे संचार करेगा, भाषा तो उसकी कोई है नहीं। लेकिन ये गलत है, बोलती नहीं है, लेकिन 1.5 साल से पहले बच्चे की भाषा बहुत रहती है। किस तरीके की भाषा? बच्चा दिखाता है ऐसे पॉइंट करके, बच्चा अपने शक्ल से बताता है, या ऐसे शक्लें बना के, या तो फिर ताली बजा के, या अपने कंधे को ऐसे करके कि मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, या तो फिर ऐसे दे दे हाथ के इशारा से, या बाय बाय बोल के। तो हाथ के, शक्ल के, अपने शरीर के साथ जो भाषा रहती है वो भी एक तरीके की भाषा है। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जिन बच्चों को जैसे ऑटिज्म जैसे डिसेबिलिटी है, वो जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनसे अलग दिखते हैं, क्योंकि हालांकि जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनकी बोलती नहीं है, उनकी भाषा हमेशा रहती है। वो इशारे से, शक्ल से, हाथ के इशारे से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, अपनी भावनाएं समझाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनको बिन बोली के भाषा में भी तकलीफ रहती है, इशारों में भी तकलीफ रहती है। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8-10 महीने पे अक्सर बच्चे बिन बोली की भाषा इस्तेमाल करते हैं।
वो पॉइंटिंग करते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं, टाटा करते हैं, अगर ये चीज आपको बच्चे में नहीं दिख रही है 1 साल की उम्र से पहले, तो फिर ये कुछ शक की। ओके, अभी हम भाषा के हिस्से के बारे में बात करेंगे। भाषा के 3 हिस्से हैं। एक है जो हम दूसरे लोगों को बताते हैं, या अपनी जो एक है जो हम अपने आप को दूसरों को जो बताते हैं अपने आप से, इसको हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरा रहता है जो हम समझते हैं, यानी कि आपने मुझे कुछ कहा तो मैंने क्या समझा उससे। लेकिन भाषा की एक तीसरी हिस्सा है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो है मेल झोल की जो भाषा, कि मैं आपसे बोलती हूं, आपने सुना, फिर आपने जवाब दिया, और ये जो है ये आगे पीछे की जो रहती है आपस में जो मेलझोल की जो भाषा है, वो बोलती से पहले शुरू हो जाती है। कैसे कि आप बहुत छोटे बेबी के साथ, 6 महीने के बच्चे के साथ अगर आप हेलो क्या हो रहा है करेंगे तो बच्चा क्या करता है, ऊ करता है। तो फिर आप थोड़ा वेट करेंगे, फिर आप कुछ बोलते हैं तो बच्चा जवाब देता है। सो ये आगे पीछे की जो कूइंग या इंटरैक्टिव जो वोकलाइजेशंस है, ये 3 से 6 महीने से बीच में शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आप भी देखेंगे अगर आपका बच्चा बोलता भी नहीं है लेकिन वो वेट करता है कि मैंने कोई इशारा किया, मम्मी देखती हैं, वापस मुझे कुछ बोलती हैं, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, तो ये आगे पीछे का जो मेलझोल की जो भाषा रहती है, ये भी भाषा की एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो हमें साथ साथ देखते रहना चाहिए। बच्चा अपने आप से बोलता क्या है या अपने आप से क्या प्रकट करता है, समझता क्या है, और आगे पीछे आपस के जो बैक एंड फोर्थ की जो भाषा है वो कैसे इस्तेमाल करता है। राइट, बहुत ही संक्षेप में मैंने यहाँ पे कुछ माइलस्टोन्स लिखे हैं कि बच्चे की बोलती में और समझ में क्या क्या होना चाहिए टिपिकली। इस पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि शायद आप सब लोग ये जानते हैं, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि जैसे लगभग 1 साल की उम्र में हमारी ये अपेक्षा है, हमारी ये उम्मीद है कि बच्चा एक आध शब्द बोलेगा और एक आध चीज समझेगा। अगर आपने कहा कि जाके बॉल लेके आओ तो बच्चा बॉल लेके आए। 1.5 साल की उम्र पे हमारी उम्मीद है कि बच्चा लगभग 10 से 20 शब्द बोल सकता है और एक से ज्यादा चीज समझ सकता है। जाके बॉल लेके आओ, पापा को बुला के लाओ, ये सारी चीजें समझता है, चीजों के नाम जानता है। राइट, इसी तरीके से 4 साल की उम्र तक हमारी अपेक्षा है कि बच्चा 4-5 शब्द इस्तेमाल करके वाक्य में बात करेगा, छोटी सी कहानी बताएगा, प्रश्न पूछेगा, और समझ के तौर पे बच्चा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ सकता है। कि जैसे आपने कहा किचन में जाओ, दादी को बोलो 1 गिलास पानी पापा को दे, तो ये चीज समझ सकता है। या फिर आपने अगर कहा क्यों भाई, क्यों रो रहे थे आप, तो बोल सकता है उसने मेरे को मारा, फिर मैंने ऐसे किया। टिपिकली डेवलपिंग बच्चों में जिनको हियरिंग लॉस नहीं है, हमारी उम्मीद है कि बच्चे इस तरीके से बात करेंगे और 4 साल की उम्र तक उनकी जो बोली है वो स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन जिन बच्चों को हियरिंग लॉस है, हल्की सी भी हियरिंग लॉस, उनको भाषा और उनको बोलती और भाषा दोनों में देरी होती है, और भाषा की बोली में और भाषा की समझ में दोनों में देरी होती है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश जो है, जिस बच्चे को हियरिंग लॉस है, हालांकि मैं जानती हूँ कि आप सब लोग बच्चे के साथ बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे की शब्दकोश बढ़ाने की मेहनत करते हैं, लेकिन जो वातावरण की जो भाषा है, जैसे कि जिस बच्चे को सुनाई देता है वो कहाँ से सुनाई देता है, उसको थोड़ा टीवी से, बस में गया तो बस में, बड़े लोग बोल रहे हैं तो उनकी भाषा, गाना सुन रहा है कि गाने की बोली, सब चीजों में उसकी शब्दकोश बढ़ती जा रही है। लेकिन जिन बच्चों को हियरिंग लॉस है, सीख के वो सुनते हैं और एक के ऊपर एक 1-on-1 जो वो सीखते हैं, वही भाषा
से उनकी शब्दकोश बनती है। उनको खास करके किन शब्द में तकलीफ होती है, जो चीज जैसे कि शब्द है बिल्ली, या जैसे कि शब्द है कूदो, या जैसे कि शब्द है खाओ, इन शब्दों में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसी शब्दकोश तो बढ़ती जाती है। जो वर्ब्स हैं, जो नाउन्स हैं, ये बढ़ती जाते हैं। लेकिन जो शब्द एकदम एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने जेलस शब्द है, जलन जिसको हम कहते हैं, या एक समान, या फिर बाद में, इन चीजों को हम कैसे समझाते हैं? ये चीजें कॉन्क्रीट नहीं है। जैसे जेलस दिखाने के लिए मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकती हूँ। जैसे बिल्ली है तो मैं बिल्ली का चित्र दिखा के या बिल्ली को दिखा के बोल सकती हूँ बिल्ली, लेकिन अगर मैं बोलना चाहती हूँ बाद में, तो वो चीज उठा के नहीं दिखा सकती हूँ बच्चे को, अनुभव से ही पता चलता है। तो इसीलिए ये याद रखना जरूरी है कि जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स है, जो फीलिंग्स के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ये सीखना मुश्किल है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके लिए एक से ज्यादा मीनिंग है। जैसे मैंने बैंक बोला, तो बैंक समुद्र के किनारे या नदी के किनारे को भी बोलते हैं, और बैंक उस जगह को भी बोलते हैं जहां हम पैसे डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो उसको भी बैंक बोलते हैं। तो दोनों चीज हो गई, तो ये चीज समझने में काफी ज्यादा तकलीफ रहती है। जिन बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लांट भी हुई है, या फिर हियरिंग एड जिन बच्चों को है, उनको जो सटल डिफरेंसेस है, हल्की डिफरेंसेस है, जैसे मैंने ताली बोला या मैंने थाली बोला, उन दोनों में जो अंतर है बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है स्पष्टता के लिए। वो कई बारी उनके लिए तकलीफ होता है। जैसे कि मैंने बोला चिड़िया या चिड़िया, वो सिंगुलर और प्लूरल, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, तो उन दोनों में जो आवाज की जो ध्वनि है, हल्की सी फर्क है, तो वो उनके लिए कंफ्यूजिंग रहती है। इस वजह से जब वो वाक्य में बोलने जाते हैं, तो अक्सर उनके वाक्य जो हैं छोटे रहते हैं, थोड़े ज्यादा सिंपल रहते हैं। कई बारी ऐसे होता है कि उनकी जो आवाज है, उनको खुद ना सुनाई देने के वजह से उनकी आवाज बहुत सॉफ्ट हो सकती है, या बहुत जोर के लगता है कि वो बोल रहे हैं। ये सारी चीजें हमें याद रखने की जरूरत, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कई बारी पेरेंट्स को लगता है अरे अभी तो कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया, अब तो सब सुनता है, अभी क्यों तकलीफ हो रही है उसको, या दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं बोलता है। ये इसलिए कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, उम्र के साथ बाकी बच्चे वातावरण से सीखते जाते हैं और सुनते जाते हैं, जो कि हमारे बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं चाहती हूं कि आपने अपने बच्चे को आखिरी चीज इस टॉक पे आने से पहले, शायद वो सुबह बात की हो या दोपहर को बात की हो, आपने आखिरी चीज अपने बच्चे को क्या बताया था, क्या बोला था? What did you say to your child last? Just write it down. उसको लिख लीजिए। 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। सबने लिख लिया? तो लेट अस सी, हम लोग एक दूसरे से संचार क्यों करते हैं, एक दूसरे से बातचीत क्यों करते हैं? हम कोई चीज बताने के लिए करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसको वहां से वहां उठा के रखो, अपना खाना भूलना नहीं, दूध पी लो, राइट? या तो फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा मुझे जरा पानी देना, अरे मेरा जरा पाँव दुख रहा है, जरा मेरा मेडिसिन लेके आना। हम रिक्वेस्ट करते हैं। या तो फिर हम प्रोटेस्ट करते हैं, मना करते हैं, अरे ये मत करो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, छोड़ दो उसको, मुझे नहीं अच्छा लगा, मत करो ऐसे, प्रोटेस्ट करते हैं। और कई बारी हम एक दूसरे से अपनी भावनाएं, अपने ख्याल, अपने आइडियाज शेयर करने के लिए ये चीजें हम एक दूसरे से बताने के लिए करते हैं।
अब मैं एक प्रश्न पूछने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि चैट में आप अपना जवाब लिखें। आपने आखिरी चीज अपने बच्चे के साथ जो बात किया वो कौन से कैटेगरी में था? आपने अपने बच्चे को एक आदेश दिया था, या उससे एक रिक्वेस्ट किया था, या उसको कोई चीज करने से मना किया था, या अपनी कोई आइडिया, कोई फीलिंग, कोई भावना शेयर किया? ज्यादातर लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए। करेक्ट। तो ये मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं किसी भी पेरेंट, ये हियरिंग लॉस के बारे में नहीं है, किसी भी पेरेंट से जब मैं ये पूछती हूँ कि आखिरी चीज अपने बच्चे को क्या, किस चीज के बारे में बात किया, तो बोलते मैंने उसको कोई आदेश दिया कि कोई चीज करने को कहा। ऐसे है कि सबसे ज्यादा हमारी शब्दकोश, आपको क्या लगता है किस चीज से बढ़ती है? शेयर करने से, है ना? जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो तब हम विस्तार में बात करते हैं। और जब हम अपने बच्चे से कोई ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसकी जवाब एक शब्द से नहीं, लेकिन हम कैसे या क्यों जैसे शब्द पूछते हैं या क्या पूछते हैं, तो बच्चे की जो शब्दकोश है उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब आपको याद है हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे बच्चों की शब्दकोश छोटी रहती है। अगर हम चाहते हैं कि हम बच्चे की शब्दकोश बढ़ाएं, तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से मौके से उसके शब्दकोश बढ़ सकती है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि केवल उसको आदेश देने से अलावा उसकी ये जो पॉइंट है कि शेयर करने की जो है, अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स हम उसके साथ और उसको अब हमारे साथ देने के लिए उत्साह दे, तो उसी से बच्चे की जो शब्दकोश है, भाषा है, वो बढ़ती है। ऐसे है कि हमारे बच्चे की जो दिमाग है एक खाली डिब्बा नहीं है। जो दिमाग के अंदर जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे दिमाग के जो छोटे छोटे कनेक्शंस हैं, वो डब्बे के अंदर, खाली डब्बे के अंदर भरने की तरह नहीं है। हम उसके अंदर शब्द नहीं भर सकते हैं। कैसे बनता है बच्चे का दिमाग कैसे बढ़ता है? वो आगे पीछे के वार्तालाप से बढ़ता है। हर बारी आप जब बच्चे से कुछ पूछते हैं और बच्चा जवाब देता है, और बच्चा आपसे कुछ पूछता है और आप जवाब देते हैं, वो आगे पीछे के वार्तालाप से बच्चे की दिमाग बढ़ती जाती है और उसके अंदर के जो कनेक्शंस हैं वो बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या फर्क है कि अगर हमने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया कि ये चिड़िया है, ये बॉल है, ये प्लग पॉइंट है, ये सेल फोन है, ये आप क्या, बस के कितने डिब्बे हैं, 4 हैं, तो इस तरीके से हम एक एक करके शब्द सिखाएंगे तो बच्चा इतने शब्द जरूर सीखेगा। लेकिन अगर हम बातचीत के जरिए उसको बोलेंगे, अरे आज मैं बस में बहुत मजा आया, आपने क्या किया, राइट? तो उसको क्या हुआ, बस तो सीखा उसने, लेकिन उसको लगा मजा, और मम्मी मुस्कुरा रही हैं, तो मजे का मतलब ये है ऐसी भावना। जब मम्मी मुस्कुराती है तो ये चीज तो वो बुक से नहीं सीख सकता है, या बताने से, बस दिखाने से नहीं सीखेगा। तो उसी तरीके से तो आपको आगे पीछे की जो वार्तालाप है उसके मौके देखने पड़ेंगे। तो इसको हम रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग बोलते हैं। रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग का क्या मतलब है कि आप देखें पहले कि आपके बच्चे की दिलचस्पी किस चीज में, वो किस चीज के बारे में सुनना चाहता है, देखना चाहता है, किस चीज में उसको अच्छा लगता है, मजा है। फिर उसको देख के उसको आपने मतलब निकालना है, उसको उसमें दिलचस्पी है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या वो भूखा है, वो क्या उसको थकान हो रही है, क्या वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, क्या उस चीज से बहुत उत्साहित हो रहा है। फिर आपको रिस्पॉन्स देना है उसके बारे में। कई लोगों ने बताया कि बच्चे की जिद्दी क्यों हो जाता है बच्चा, या बच्चा ज्यादा रोता क्यों है। मैं आपको ये बोलूंगी कि उसका हल निकालने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक डायरी में एक हट्टीपन या टैंट्रम्स का एक डायरी बनाएं, और आप देखें
कि हर बारी जब बच्चा टैंट्रम करता है तो उसके पहले क्या हो रहा था? क्या वो खाने का टाइम था? क्या आप उसको स्कूल के बाद सीधा मार्केट में लेके गए और बच्चा थका हुआ था और वो फिर एकदम जिद करने लगा कि मुझे टॉफी चाहिए ही चाहिए? तो उसके पहले, या फिर आपने उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, आप कुछ किसी चीज में व्यस्त थे और बच्चा बहुत जिद करने लगा, फिर उसके बाद आपने ध्यान दिया, राइट? तो इस तरीके से खास करके जिन बच्चों को हियरिंग लॉस है, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी, उनकी शब्दकोश इतने विस्तार में वो नहीं बता सकते कि उनकी अंदरूनी भावनाएं क्या है, उनका अनुभव क्या है, इसीलिए उनको देख के, परिस्थिति देख के समझना कि क्या हो रहा है, ये बहुत जरूरी है और उस हिसाब से रेस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। अगर जैसे बच्चा परेशान है क्योंकि उसको दूसरे आप उसके भाई के साथ जाने को नहीं मिला, राइट, और रो रहा है, तो उस वक्त आप उसको बोल सकते हैं चुप, रोना नहीं, अगली बारी तुम जा सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो अच्छा नहीं लग रहा है ना, गुस्सा आ रहा है, भाई चला गया आपको छोड़ के तो गुस्सा आ रहा है, तो फिर उसको एक नया शब्द मिल गया, गुस्सा। भाई छोड़ के चला गया, उसको समझ में आ गया कि अगली बारी वो गुस्सा बोल सकता है जब उसको गुस्सा आ रहा है, और नीचे अपने सर पटक के रोने की जरूरत नहीं है, अपने शब्द इस्तेमाल कर सकता है या इशारा इस्तेमाल कर सकता है। और कई बारी पेरेंट्स पूछते हैं कि इस प्रकार मैं कब सिखा सकती हूँ उसको या कब सिखा सकता हूँ उसको। इसके मौके डेली के जिंदगी में बहुत सारे हैं। जैसे लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे की नानी है वो रात को सोने के टाइम चित्र के साथ बच्चे के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड में जो ये पिताजी हैं वो अपने बच्चे के साथ बैठ के खाने के टाइम पे किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो खाने के टाइम, नहाने के टाइम जैसे हमको लगता है कि फटाफट बच्चे को नहला के निकालो बाहर, लेकिन नहलाने के टाइम कितने मौके हैं कि आपका बच्चा फच फच कर रहा है पानी में, आप बोल सकते हैं अरे मजा आ रहा है, फच फच आवाज आ रही है, देखो सब गीला हो रहा है। तो ये सारी चीजें, गीला शब्द जो है कितना मुश्किल है किताब में दिखाना, लेकिन नहाने के टाइम बहुत आसान है सिखाना बच्चे को। तो ये चीजें जो है हम बच्चे को उस मौके पे हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एकेडमिक्स के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि भाषा पढ़ाई लिखाई के साथ बहुत टाइटली जुड़ी हुई है। जब तक बच्चे की बोलती और भाषा अच्छा नहीं है तब तक उसको पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से नहीं आएगी। हमारे बच्चे जो हैं जब स्कूल में एंटर करते हैं उनका शब्दकोश बाकी बच्चों के पीछे है। हालांकि आपके बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांट है या हियरिंग एड है, तो भी उसकी शब्दकोश जो है दूसरे बच्चों से 1 साल लगभग कम से कम पीछे रहेगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि भाषा और पढ़ाई लिखाई में बहुत टाइट संबंध है, क्योंकि लिखा हुआ भाषा जो है, लिखाई जो है, बोलती का एक विजुअल एक्सप्रेशन है, देखने वाली भाषा है, सिर्फ उसी में यही फर्क है। इसीलिए जितनी जल्दी हम लैंग्वेज में, हम भाषा में इन्वेस्ट करते हैं उतनी जल्दी हम उसकी पढ़ाई लिखाई पे असर देखेंगे। रीडिंग और मैथ में अगर हम देखें, जिन बच्चों को कोई इंटरवेंशन नहीं मिला है वो सिर्फ 3री या 4थी क्लास तक पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। बहुत साल पहले, 1-2 डेकेड्स पहले, 10-20 साल पहले की बात है कि लोग सोचते थे कि हर कोई बच्चा जिसको हियरिंग लॉस है वो 3री-4थी कक्षा की रीडिंग राइटिंग ही कर पाएगा, लेकिन आज ये बिल्कुल सच नहीं है। बच्चे मास्टर्स लेवल तक, डॉक्टरी कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि हम बहुत जल्दी ध्यान दें और ध्यान देते रहें। ये नहीं कि स्कूल में एंट्री हो गई तो बाकी स्कूल की पढ़ाई स्कूल में ही हो जाएगी। पेरेंट्स को तब भी
एकदम विजिलेंट रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है कि मेरा बच्चे की बोलती और मेरे बच्चे की रीडिंग राइटिंग में कैसे प्रोग्रेस हो रही है, किस तरीके से बच्चे लिखाई पढ़ाई सीखते हैं। जिन बच्चों को हियरिंग लॉस नहीं है, लगभग 3-4 साल की उम्र पे वो अक्षर पहचानना शुरू करते हैं। मैकडॉनल्ड्स का जो एम है वो पहचानते हैं। कई पेरेंट्स बोलते हैं कि टीवी पे मेरे उनका फेवरेट शो आता है तो वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये मेरे फेवरेट शो का लिखा हुआ है। बोर्ड पे वो देखते हैं कि कोका कोला का साइन है तो उनको चाहिए वो चीज। तो ये चिन्ह पहचानना वो 3-4 साल की उम्र पे सीख लेते हैं। जैसे ही वो 5-6 साल के होते हैं, उनको पता चलता है कि आवाज हर एक शब्द में आवाज, हर एक शब्द आवाज से बनी हुई है, छोटी छोटी आवाजों से। जैसे वो राइमिंग करना सीखते हैं, मम्मी टम्मी यम्मी, तो उनको शब्दों में आवाज है, इसकी पहचान है। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उन आवाजों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक 6 साल के बच्चे को बोला, अगर मैं जल में ज निकाल के न लगा दूं तो क्या बनेगा, तो वो नल बोल पाते हैं, राइट। तो वो समझते हैं कि जल शब्द के 2 हिस्से हैं, ज ल, जल। तो ये जो है इसको हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बोलते हैं। ये जानकारी कि हर शब्द के छोटे छोटे आवाज के हिस्से होते हैं और उन हिस्सों को हम बहुत सकते हैं और आखिरी में जाके हर कोई आवाज को एक चिन्ह से जोड़ सकते हैं। जैसे कैट शब्द है, कैट में क आ ट 3 आवाजें हैं। क सी से जुड़ता है, ए से जुड़ता है, ठ टी से जोड़ता है। ये जो है ये जानकारी है। जिन बच्चों की बोलती वाली स्पीच है और वो चिन्ह साइंस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सीखते हैं। और जिन बच्चों को हियरिंग लॉस है, चाहे उनको कॉक्लियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, उनको एक और तरीका सीखना पड़ता है और वो है लिप रीडिंग। तो लिप रीडिंग और सुनने के जरिए, ये दोनों चीजों के जरिए वो सीखते हैं कि किस तरीके से बोलती है। तो मैं यही कह रही थी कि जिन बच्चों को हियरिंग लॉस है वो भी इसी तरीके से सीखते हैं कि वो शब्दों के छोटे छोटे और उस आवाज को चिन्ह से जोड़ते हैं और साथ ही में वो लिप रीडिंग भी करते हैं। और ये दोनों चीज सिखाना बच्चे को बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके अगर हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़े तो हम चाहते हैं कि ये दोनों चीज उसको एकदम अच्छे मजबूती से इसकी जानकारी हो। तो रीडिंग में सक्सेस के लिए 3 चीजों की जरूरी है। पहले तो बोलने वाली जो भाषा है, ओरल या साइन जो भी है, भाषा अच्छी होनी चाहिए और समझ अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए हमने बात किया कि शुरुआत से जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस टाइम से हमें कोशिश करनी पड़ती है। दूसरा, शब्दों को छोटे छोटे हिस्सों के जो आवाज हैं उनमें तोड़ने के लिए उसकी क्षमता होनी चाहिए। और तीसरी, लिप रीडिंग की क्षमता होनी चाहिए। इन तीनों चीजों से उसकी रीडिंग में सक्सेस होता है, बच्चे के रीडिंग में सक्सेस होता है। अब रही बात सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की, यानी कि बच्चा दोस्ती और मेलजोल कैसे करता है। पहले 3 साल में बहुत सारी जरूरी चीजें होती हैं भावनाओं के तौर में। एक तो बच्चे और माँ बाप में एक अटैचमेंट होती है, यानी कि बच्चा जुड़ जाता है अपने माँ बाप के साथ, दादा दादी नाना नानी के साथ, और ये बॉन्ड जो है बहुत जरूरी है सीखने के लिए। दूसरा, बच्चा समझता है कि अब मैं सुरक्षित हूं तो मैं अपने मम्मी पापा से अलग होके आगे और दूसरे लोगों से सीख सकता हूं, जिसके वजह से 1-1.5 साल की उम्र के बाद बच्चे अपने वातावरण को एक्सप्लोर करने लगता है। और तीसरी जो चीज है बहुत जरूरी है, जिसका मतलब है ऑटोनॉमी एंड मास्टरी। इसका मतलब है कि बच्चा आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जो
बच्चे डेफ हैं या जिनको हियरिंग लॉस है, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। क्या होता है कि इस उम्र में बच्चे को आत्मनिर्भर होने की इच्छा बहुत तेजी से होती है। तो जिन बच्चों को हियरिंग लॉस नहीं है वो 2 एरियाज में ये जिद दिखाते हैं कि मैं क्या खाऊंगा और टॉयलेट कब जाऊंगा। तो अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि टॉयलेटिंग के लिए और खाने पीने के लिए बच्चा बहुत टैंट्रम करता है। लेकिन जिन बच्चों को हियरिंग लॉस है उनको बाकी चीजों में भी तकलीफ होता है। वो अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होने के मौके बहुत कम रहते हैं। जैसे कि आपने किसी ने एक बहुत सुंदर तरीके से, शायद चैताली जी ने बताया था कि मेरे बच्चे को हियरिंग एड का मतलब मालूम है या कॉक्लियर इम्प्लांट के इक्विपमेंट के बारे में मालूम है, समझती है, वो ध्यान रखती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली कूदना चाहती है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, राइट? तो इसके बजाय कि हम उसको मना करें कि तुम जंपिंग मत करो, हम उसको सुरक्षित तरीके से सिखा सकते हैं कि कहाँ जंप कर सकती है, कब जंप कर सकती है, कहाँ से कहाँ जंप कर सकती है। तो एक कहावत है कि डोंट टेल योर चाइल्ड व्हाट नॉट टू डू, टेल योर चाइल्ड व्हाट टू डू। यानी कि इसके बजाय कि आप बताएं कि ये चीज मत करो, उसको बताइए क्या कर सकती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू टेल हर डोंट जंप ऑन द सोफा, यू कैन टेल हर जंप ऑन द फ्लोर और जंप ऑन द बेड, और जंपिंग इज अलाउड ऑन द बेड, ताकि वो समझे कि यहाँ पे अगर मैं जंप करूंगी तो ये सुरक्षित है, बाहर मेरे लिए अलाउड नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि बच्चे कोई किसी प्रकार से करवट ना करे या समरसॉल्ट ना करे, टीच हर समथिंग अल्टरनेटिव दैट शी कैन डू वेयर शी कैन बी इंडिपेंडेंट, जो उसको लगे कि मैं ये चीज इंडिपेंडेंटली कर सकती हूँ। रही बात प्ले की, बहुत छोटे उम्र में बच्चे तरह तरह के प्ले करते हैं, वो चीजें मुंह में डालते हैं ताकि माउथिंग जो है बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है मुंह के जरिए बहुत छोटे उम्र पे। 6-8 महीने के बाद बच्चे पीकबू यानी कि ता जिसको हम कहते हैं, बच्चे खेलते हैं, वो भी एक तरीके का आगे पीछे का कम्युनिकेशन है। थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर वो कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि ये बटन प्रेस किया तो ये चीज बाहर आया, ये 1 साल की उम्र पे बच्चे अच्छे तरीके से करते हैं, उनको पता है कि मैं ये स्विच ऑन करूंगा तो लाइट ऑन आएगी, इसको हम कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन लास्ट जो चीज है वो बहुत जरूरी है, जिसको हम काल्पनिक खेल या झूठ मूठ का खेल बोलते हैं या प्रिटेंड प्ले। ये इसीलिए जरूरी है कि ये भाषा से बहुत जुड़ी हुई है। हम सोचते हैं कि अरे भाषा और खेल में क्या संबंध हो सकता है। ये इसीलिए संबंध है कि बच्चा जब बोलता है कार, तो उसके दिमाग में क्या है, वो बड़ी सी कार जो पापा चलाते हैं, पापा का जो मारुति गाड़ी है, तो जब मैं कार बोलती हूँ तो वो वहां लेके जाते हैं। लेकिन उसी टाइम में जब बच्चा कार बोलता है, उसी समय वो छोटी सी गाड़ी लेके ब्रुम ब्रुम ऐसे गाड़ी चलाता है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी भी उसके पापा के गाड़ी का एक चिन्ह है, एक सिंबल है। तो ये छोटी गाड़ी भी, ब्रुम ब्रुम वाली भी, वो एक चिन्ह है बड़ी गाड़ी का। जो शब्द है कार या ये इशारा है कार के लिए, वो भी एक चिन्ह है। इसको हम सिंबॉलिक प्ले बोलते हैं या सिंबॉलिक यूज ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, और ये डेवलप होना बहुत जरूरी है। अगर हम देखते हैं कि 1 या 1.5 साल के उम्र से, लगभग 1.5 से 2 साल पे हम देखते हैं कि बच्चे इस प्रकार का झूठ मूठ का खेल खेलते हैं, और अगर ये झूठ मूठ का खेल बिल्कुल नहीं है 2 साल तक, तो हम देखेंगे कि भाषा में भी देरी हो रही है। जिन बच्चों को ऑटिज्म है खास करके, हम ये देखते हैं कि ये झूठ मूठ का खेल बहुत देर से आता है, और इसी वजह से भाषा में भी देरी होती है। तो हम खेल देखते हैं कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे होती है। 2 साल की उम्र में बच्चे साथ साथ खेलते हैं कि, लेकिन आगे पीछे का ज्यादा नहीं रहते हैं। लेकिन 3 साल पे वो बारी बारी करना सीख जाते हैं। मैं पहले सैंड में जाऊंगा, फिर तुम जाओगे, मैं पहले तुमको ये दूंगा, फिर आप ये लोगे, पहले मेरी बारी है स्विंग पे, फिर आपकी बारी है।
3 साल तक बच्चे समझ लेते हैं। 4 साल की उम्र पे ये दोनों बच्चे मिलके एक केक बना रहे हैं। उनको समझ है कि मम्मी बताएंगी तो मैं ये करूंगा, आप ये करोगे। फिर इस उम्र पे वो समझते हैं कि अभी मैं लुपा छुपी खेल सकता हूँ, स्नेक्स एंड लैडर्स खेल सकते हैं, सांप सीढ़ी खेल सकते हैं। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव गेम्स जो हैं, पकड़ा पकड़ी, ये सारे 4 साल की उम्र में सीख सकते हैं। और आगे बढ़ते जाता है काल्पनिक खेल। ये दोनों एक्चुअली दोनों बच्चे ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी खेल रहे थे, इसीलिए एक बच्चे का एक ऑफ शोल्डर गाउन है और दोनों ने ऐसे काले चश्मे पहन रखे हैं। तो जिन बच्चों को हियरिंग लॉस है, वो जैसे मैंने आपको बताया, वातावरण में बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं कि आजकल की कौन सी एक्ट्रेस पॉपुलर है, टीवी शोज कौन से पॉपुलर हैं, स्लैंग कौन सा यूज किया जा रहा है, ये सारी चीजें वो खो जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, उनकी वोकैबुलरी और शब्दकोश जो है थोड़ा सिंपल रहता है। ऐसे लगता है, कई लोगों ने बोला कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव या इनअटेंटिव लगता है, कि बहुत ही चलते फिरते भागते दौड़ते लगता है। ये आप नोट कीजिए कि अक्सर मैं भी देखती हूँ कि जिन बच्चों को हियरिंग लॉस है, उनको ऐसे वातावरण में डाल दिया जाए जहां पे उनको बहुत सारे वर्बल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, बहुत बोलती वाली भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है, या एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो बहुत ही हाइपर एक्टिव दिखते हैं। या खेल ऐसे है जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। आई वुड से जब आपको बच्चा बहुत ही एक्टिव दिखाई दे रहा है, तो इंक्रीज विजुअल कमांड्स एंड ड्रॉप योर वर्बल कमांड्स। तो तुरंत आप क्या करेंगे कि अपनी भाषा कम कीजिए और वातावरण से बच्चा देख के जो समझ सकता है उसको बढ़ा दीजिए। एक उदाहरण देती हूँ। बच्चा बहुत भाग रहा है, राइट? आप एक रेड कलर का मैट दिखाइए। ये बैठने वाला मैट है, उसको नीचे जमीन पे डालेंगे, सामने टेबल रख देंगे, बैठने का टाइम है। हर बारी वो समझ जाता है, अच्छा जब मम्मी रेड मैट निकालती हैं और सामने मेरा टेबल रख देती हैं, छोटा वाला स्टूल रख देती हैं, तो मुझे बैठ के काम करने का टाइम है। खाने का टाइम है तो उसको प्लेट दिखाएंगे, चम्मच दिखाएंगे, टेबल पे रखेंगे, तो वो समझ जाएगा अभी बैठ के खाना खाने का टाइम है, राइट? तो यूज विजुअल इनपुट एज मच एज यू कैन। चित्र दिखा के, चीजें दिखा के जब आप करेंगे तो बच्चा अपने आप थोड़ा शांत हो जाएगा, सेटल हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि इस वक्त मुझे करना क्या है। और स्कूल के टीचर को भी आप ये उदाहरण दे सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने वर्बल इनपुट, बोलती को कम करें और बच्चे को टैप करके दिखाएं कि नेक्स्ट क्या करना है। ये जूम के टाइम में जब टीचर जूम में बता रहे हैं, जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि लिप रीडिंग की जब हमने बात की, ऑडिटरी और विजुअल इनपुट में लैग रहता है। आप इसी जूम की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे मुंह का जो मूवमेंट है और वॉइस का जो इनपुट है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, जिसके वजह से हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ होती। तो जहां तक हो सके टीचर को बोलिए कि दिखा के चीजें पहले से बच्चे को भेज के कि क्या होने वाला है, एक्टिविटी देके बच्चे को समझाने की कोशिश करें। इसीलिए बच्चों को अपने पियर्स के साथ, अपने साथ में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके साथ कनेक्ट करने में बहुत तकलीफ रहती है। और इससे उनकी खुद की जो आत्मविश्वास है वो भी ड्रॉप होता है कि दूसरे बच्चे इतना सारा बोल रहे हैं, एक दूसरे में कोई सीक्रेट लैंग्वेज लगता है उनका है, किस प्रकार के शब्द यूज कर रहे हैं, उसमें वो मिस आउट कर देते हैं। लेकिन रिसर्च ने दिखाया है कि इसके लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पहले तो हमने दिखाया कि जिन बच्चों की भाषा बेटर है उनके सोशल रिलेशनशिप्स नेचुरली बेटर रहते हैं, तो उनकी भाषा बेटर करने की कोशिश हमारी हमेशा रहनी चाहिए। दूसरा ये कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, कि अगर हम सारे टाइम उनको पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखेंगे या भाषा बढ़ाने के लिए सारे टाइम उनको सिखाते रहेंगे, तो
कि दूसरी चीजें करने में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे। जैसे अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है या फिर कम्युनिटी एक्टिविटी में, दूसरे लोगों को मदद करने में, या घर में खाना पकाने में, सैंडविच बनाने में, प्लेट लगाने, प्लेट उठाने में, ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी जो ताकतें हैं वो हम पता ही नहीं कर पाएंगे। सारे टाइम हम ये देखते रहेंगे इसमें कमी क्या है और हम कमी कैसे पूरे कर सकेंगे। लेकिन हमारे बच्चे में बहुत सारी ताकतें हैं और उससे बच्चे की आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ती है। जब उसको लगता है कि हाँ, दूसरे बच्चों के सामने में ये चीज मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं अपने मम्मी को मदद कर सकता हूँ, सैंडविच बना सकता हूँ, स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ या पेंटिंग में अच्छा हूँ, तो उस चीज में, या पजल्स में अच्छा हूँ, तो ये चीज एक्सप्लोर करने की बहुत जरूरत है। बहुत छोटी उम्र से बच्चों को ये जरूरी है कि फ्रेंडशिप्स हो जाएं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि दूसरे बच्चे जो हैं, जब एक बच्चे से फेमिलियर हो जाते हैं, आपके बच्चे को बचपन से जानते हैं, तो बड़े होके उनकी बोलती समझते हैं, उनकी भाव क्या कहते हैं, स्वभाव समझते हैं, और उनसे दोस्ती मजबूती से बनती है। अगर छोटे उम्र से किसी बच्चे को जानते ही नहीं है, सारे टाइम पढ़ाई लिखाई में रखते हैं, तो बड़े होके एकदम से वो दोस्त नहीं बना सकते हैं। और लास्टली मैं ये कहूंगी कि दूसरे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ भी उनको फ्रेंडशिप की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ताकि उनको ना लगे कि मुझे में ये कमी है या मेरे को ही समझने में दूसरे लोगों को तकलीफ होता है। मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं और उनको भी अलग अलग चीजों में ताकत है और तकलीफें भी हैं। और लास्टली मैं ये कहूंगी कि ये चीजों को अगर हम ध्यान रखें, ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों की दोस्ती है स्कूल में, तो उनकी स्कूल परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। यानी कि दोस्ती होने से स्कूल में उनके पढ़ाई में भी दिलचस्पी बढ़ती है। तो दोस्ती और स्कूल में पढ़ाई साथ साथ जाती है। सो आई विल स्टॉप हियर। एक आध क्वेश्चंस लोगों ने मुझसे पूछे थे जो मैं आंसर करना चाहूंगी। कि एक किसी ने पूछा था कि मैं एक भाषा घर में बोलती हूँ और स्कूल में दूसरी भाषा सिखाई जा रही है, क्या इससे प्रॉब्लम हो सकता है? मैं ये कहूंगी इससे अच्छा कि आप घर में बात ही ना करें, क्योंकि स्कूल में बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, तो आप घर में कम बात करें, क्योंकि गलती से वो हिंदी सीखेगा। इससे कहीं अच्छा है कि आप हिंदी में या मराठी में या गुजराती में बात करें, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, कोई भी भाषा इज बेटर देन नो भाषा। तो कोई भी भाषा हो, लेकिन बात करना या उसके साथ संचार बहुत ही जरूरी है। चाहे आप इशारे यूज करें या हिंदी यूज करें या इंग्लिश यूज करें, बिन भाषा से बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं सीखेगा। तो आप भाषा जारी रखें, कोई भी।